आप सभी को मेरा नमस्ते है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है पंख तौलती चिड़िया और ये कहानी लिखी है मालती जोशी जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम आने के द्वार पर ही बड़ी सी आसंदी पर मम्मी जी विराजमान थीं। हर आने वाले को पहले उन्हीं से मुखातिब होना पड़ता था। फिर शुरू होता था बधाइयों का सिलसिला जिसे वे मंद मंद मुस्कान के साथ ग्रहण कर रही थीं। अवसर था हमारे नए क्लिनिक के उद्घाटन का, जिसे मम्मी जी ने अभी अभी नर्सिंग होम का नाम दे डाला था। डॉक्टर साहब की माँ होने के नाते ही वे उत्सव मूर्ति बनी हुई थीं। मैं बेचारी बांदी की तरह हाथ बांधे उनके पीछे खड़ी हुई थी। लोग मुझे नज़रअंदाज करें, यह मम्मी जी का पहला उद्देश्य था। एक और भी मकसद था, मुझे जलील करना। इसीलिए हर तीसरे आदमी के सामने वे बिसूर कर कह रही थीं। सचिन तो मना कर रहा था कि मम्मी इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है, पर मैं जिद पकड़ गई। उसकी शादी में तो मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। ऐसी बद इंतजामी हुई कि क्या बताऊं। तब से मन बड़ा बेचैन था। बस एक ही साथ थी कि कोई खुशी का मौका आए और घर में ज़रा ढंग का जश्न हो। जब 2-3 बार वे यह जुमला दोहरा चुकी तो विनयशील बहू की भूमिका निभाना मेरे लिए ज़रा कठिन हो गया। कसैले स्वर में मैंने कहा, मम्मी जी बद इंतजामी तो होनी ही थी। अगर कोई 100 की जगह 500 आदमियों को लेकर के आ जाए तो सामने वाला क्या करेगा? उसके पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है। उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, पर संयम बरतते हुए बोली, शादी ब्याह में 25-50 आदमी तो कम ज़्यादा हो ही जाते हैं। इतनी गुंजाइश तो समझदार आदमी रखता ही है। इस समझदार शब्द से मुझे जैसे आग सी लग गई। तल्खी के साथ मैंने कहा, मम्मी जी 50 और 500 में बहुत फ़र्क होता है। कोई कहाँ तक गुंजाइश रखेगा? इतने लोग और वे भी बाराती, उन्हें कोरी सब्जी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती। मम्मी जी एकदम हत्थे से उखड़ गईं। इतनी देर से वे बड़े जतन से अपनी गरिमामयी छवि को बनाए हुए थीं। लगा कि अब वे अपनी वाली पर उतर आएंगी। मैं चुपचाप वहाँ से खिसक ली, नहीं तो बेकार में एक तमाशा खड़ा हो जाता। मेरी शादी को 8 साल हो चले हैं, पर तब से 80 बार इस बद इंतजामी को कोसा जा चुका है। आदमी जब्त करे भी तो कहाँ तक? पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्तेदार जुटा लाई थीं। शादी के बाद आज तक उनकी शक्ल भी नहीं दिखी। जिन जिन स्कूलों में मम्मी जी सर्विस कर चुकी थीं, उन सब स्कूलों का स्टाफ सपरिवार निमंत्रित था। महिला मंडल था, सत्संगी ग्रुप था, अड़ोसी पड़ोसी तो थे ही। नाई, धोबी, दर्जी सब बारात में थे। सिर्फ खाकर ही चले जाते तब भी कोई बात थी। आधे से ज़्यादा लोगों को मिलनी के लिफाफे थमाने पड़े थे। बद इंतजामी होती नहीं तो और क्या होता। पापा ने तो कसम खा ली थी कि चाहे मुझे बारात का किराया ही क्यों ना भुगतना पड़े, मैं कीर्ति के लिए लोकल दूल्हा नहीं ढूंढूंगा। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही पापा का ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। तब यही लगता रहा कि काश यह ट्रांसफ़र 6 महीने पहले हो जाता। मम्मी जी की बातों से ऊबकर मैं बेटे के पास जाकर खड़ी हो गई, पर शायद मेरा दिन ही खराब था, क्योंकि यहाँ भी श्रवण कुमार माँ का प्रशस्ति गान कर रहे थे। यार, मेरी मम्मी ने तो अपना पूरा प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी मेरे हाथ में लाकर रख दी। आई एम लकी टू हैव सच ए जेनरस मदर। नहीं तो क्या यह जगह लेना मेरे लिए संभव था? अभी तो प्रैक्टिस शुरू किए साल भर भी नहीं हुआ है। मुझे बड़ा ताव आया। माँ का दान तो याद रह गया, पर मेरे पापा की गाढ़ी कमाई भूल गए, जिसके बल पर MS किया था। मन हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर सबको यह बता दूं, पर वह तो बहुत लंबी कहानी थी। शादी की बद इंतजामी का जवाब तो मैंने 2 टूक शब्दों में दे दिया था, पर यह बात कहाँ से शुरू करती और कहाँ ख़त्म करती। मेरी शादी में लेन देन कुछ भी तय नहीं हुआ था, पर पापा ने अपनी मर्जी से सब कुछ कर दिया था। मुझे सोने से जैसे लाद दिया था। पूरा 20 तोला सोना था। इसके अलावा दामाद को चेन, अंगूठी, चांदी की थाली, कटोरियाँ, झारी, गिलास अलग से दिए थे। 3 तरह के डिनर सेट्स थे। पापा ने तो पूरा फर्नीचर भी बुक कर लिया था, पर इन लोगों ने कहा कि पोस्टिंग दूर के कस्बे में है,
ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भी होगा और टूट फूट भी। तो पापा ने 50,000 इन्हें थमा दिए थे और कहा था कि अपनी पसंद के खरीद लेना। घर आते ही वह पैसा मम्मी जी के खाते में जमा हो गया। मुझे एक कलदार तक देखने को नहीं मिला। हमें खाली हाथ ही अनंतपुर आना पड़ा। शॉपिंग की साध मन में ही रह गई। जब पहले प्रसव के लिए माँ पापा मुझे लेने आए तो घर का हाल देखकर दंग रह गए। पेशेंट्स को एग्जामिन करने वाली मेज और 2 स्टूल, ये मेरा डाइनिंग सेट था। ड्राइंग रूम में 2 मूढ़े और 2 टीन की कुर्सियाँ थीं। अस्पताल के 2 पलंगों से मेरा बेडरूम सजा हुआ था। मनोरंजन के लिए एक ट्रांजिस्टर भर था। फ्रिज तो दूर की बात थी, रसोई में ढंग के 4 बर्तन भी नहीं थे। माँ पापा को खाना खिलाते हुए मुझे रोना आ गया। माँ ने तो घर की दशा देखकर मुझे कोसना शुरू कर दिया था, पर पापा बोले, इसे यह सब क्यों सुना रही हो? यह तो नई है, घर में मुंह खोलकर कुछ कह सकती है क्या? यह सब तो सचिन को सोचना चाहिए। फिर उन्होंने एक काम किया। सोनाली के जन्म पर उसे एक छल्ला तक नहीं दिया। मेरे घर उन्होंने 5 लड्डू तक नहीं भिजवाए, पर मेरा पूरा घर फर्निश कर दिया। दरवाज़ों के पर्दों से लेकर पाँव पोछ तक सब बदल डाला। मम्मी जी तो पूरी तरह से कुड़ गईं। बोली, यहाँ जो कुछ है इन्हीं लोगों का तो है, इसीलिए नहीं खरीदा था। 2-2 बार खरीदने में कौन सा तुक है? लेकिन यह बात उन्हें पैसे लेते समय याद क्यों नहीं आई? उन पैसों का रहस्य बाद में समझ आया। 7-8 जगह अप्लाई करने के बाद इन्हें बेंगलोर के एक कॉलेज में एमएस के लिए दाखिला मिला था। पूरा पैसा वहीं स्वाहा हो गया था। उस दिन मैं बड़ा रोई थी। फाइनल के बाद मुझे आराम से पीजी में दाखिला मिल गया था। अपना प्रिय विषय गायनिक्स भी मिल रहा था। उन दिनों फाइनल के मार्क्स के आधार पर पीजी में एडमिशन होता था। प्री पीजी का चक्कर नहीं था। उस समय इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। कहा कि शादी की ऐसी क्या जल्दी थी, पहले पढ़ाई पूरी कर लेती। इतना ही नहीं, अपना कोई सोर्स लगवाकर मम्मी जी ने मेरी पोस्टिंग भी इनके पास ही करवा दी। जिस दिन इन्हें एमएस अलॉट हुई, मम्मी जी बोली, बेटे आज मेरे जी को ठंडक मिली है। अगर श्रुति को तुमसे पहले डिग्री मिल जाती तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती। बेटे, बीवी हमेशा 2 अंगुल छोटी ही ढूंढनी चाहिए। मम्मी जी की छाती में तो ठंडक पड़ गई, पर उस दिन से मेरे मन में तो ज्वालामुखी धधक रहा है। वह तो अब डिग्री मिलने के बाद ही शांत होगा। अरे, आप अकेली यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? मैंने चौंक कर देखा। डॉक्टर पारीक थे। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कब मैं आकर शामियाने के आखिरी छोर पर खड़ी हो गई थी। मेरे पीछे छोलदारी में से पुलाव की महक और पूरियाँ तलने की खुशबू आ रही थी। बगल में प्लेटें धुलने की आवाज़ें आ रही थीं। सामने लगी मेज़ों पर डोंगे भरे जा रहे थे और खाली हो रहे थे, और मैं यंत्रवत आगंतुकों से हाय हेलो कर रही थी, जबकि मेरा मन दूर कहीं अतीत में खोया हुआ था। आपको तो वहाँ सचिन की बगल में खड़ा होना चाहिए था। इधर भी किसी का होना ज़रूरी था ना। सब लोग बाहर ही खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? मैंने किसी तरह झेप मिटाते हुए कहा। पर आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि बधाई देने वालों को कितना लंबा फासला तय करके आना पड़ेगा। पर यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? बधाई के हकदार तो बाहर दरवाजे पर ही खड़े हैं। नहीं भाभी जी, बधाई की असली हकदार तो आप हैं। पिछले 5-6 सालों में आपने जितना स्ट्रगल किया है वह मैंने बहुत करीब से देखा है। इसीलिए कहता हूँ, बधाई की असली हकदार आप हैं। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। यू हैव एक्चुअली डन इट। इसमें नई बात क्या है डॉक्टर साहब? हर हिंदुस्तानी औरत यही तो करती है। मुझे एक बार फिर बधाई देकर डॉक्टर पारीक चले गए, पर जाते जाते जैसे मुझे फिर से झकझोर गए। अनगिनत यादें बर्र के छत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़ी और मैं लहूलुहान हो गई। सबसे दर्दनाक किस्सा था देवेंद्र की शादी का। आज भी याद आता है तो मेरे आंसू निकल आते हैं। देवेंद्र, मेरा इकलौता भाई। उसकी शादी के लिए मन में इतनी उमंगें थीं, उत्साह था, पर सब मिट्टी हो गया। उन दिनों ये बेंगलोर में थे। मम्मी जी ने कोई सोर्स लगाकर मेरी पोस्टिंग अपने पास ही करवा ली थी। सुबह शाम मैं सरकारी नौकरी करती, रात को 10 बजे तक मिसेस रुंगटा के नर्सिंग होम में ड्यूटी देती। नर्सिंग होम की यह नौकरी मेरा शौक़ नहीं थी, ज़रूरत थी।
घर में खर्चे बढ़ गए थे। मेरी अनिच्छा के बावजूद एक और बच्चा घर में आ गया था। एक बेटा देना मेरा नैतिक कर्तव्य था, क्योंकि सचिन अपने वंश के एकमात्र चिराग थे। सोनाली स्कूल जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई पर बेशुमार खर्च हो रहा था, पर सबसे ज़्यादा कष्ट दे रही थी उसके पापा की पढ़ाई। वह तो खत्म होने पर ही नहीं आती थी। महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही थी और मुझे लगता था कि मैं समूची उसमें समा जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं भागी भागी घर आई, बच्चों को तैयार किया। पैकिंग तो रात को ही कर रखी थी। थोड़ी देर तक मैं प्रतीक्षा करती रही, फिर खुद ही पूछ लिया, मम्मी जी मेरी चीज़ें तो ले आई होंगी ना? अरे बेटा, आज याद ही नहीं रहा, उन्होंने सपाट स्वर में कहा। मुझे तो रोना ही आ गया। मैं कोई भीख नहीं मांग रही थी, अपने ही गहने मांग रही थी, जिन पर ये देवी जी फन फैलाकर बैठी हुई हैं। जानती हैं मुझे शादी में जाना है, पर कल तक इन्हें लॉकर तक जाने की फुर्सत ही नहीं मिली, और आज कितने ठंडे स्वर में बता रही हैं कि याद ही नहीं रहा। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी पोस्टिंग सचिन के साथ हो गई थी। जाते हुए मम्मी जी ने सारे गहने उतरवा लिए थे। बोली, तुम लोग तो दिन भर बाहर रहोगे, घर में इतना जोखिम रखकर क्या करोगे? मन मारकर सब कुछ उनके हवाले कर दिया था। उसके बाद उनके दर्शन केवल कीर्ति की, मेरी बहन की शादी में हुए थे। बस जब भी पीहर जाना होता माँ बहुत कोसती। पूरे 20 तोले सोने दिया था मैंने, पर लड़की को देखो नंगी बुच्ची चली आती है। फिर कहीं जाना होता तो माँ अपने गहने पहना देती थीं, तब बहुत शर्म आती थी। पर शादी में तो यह भी संभव नहीं था। 10 रिश्तेदार आएंगे, वे 100 तरह की बातें करेंगे। उसी समय दौड़ी दौड़ी बाजार गई। भाई के लिए भारी भरकम प्रेजेंट खरीदने के बाद ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, फिर भी हिम्मत करके चांदी का एक पॉलिश वाला सेट खरीद लिया। कुछ तो पहनने को होगा। जिस समय मैं वह सेट पैक करवा रही थी, डॉक्टर पारीक ने सपत्नीक दुकान में प्रवेश किया। अरे आप गई नहीं? उन्होंने तो सहज ही में पूछ लिया था, पर मैं इतनी भरी हुई थी कि एकदम फूट पड़ी। इस तरह की बातें बाहर वालों से नहीं कहनी चाहिए, यह भी याद नहीं रहा। वे लोग फिर ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। मिसेस पारीक ने अपना पूरा ज्वेलरी बॉक्स मेरे सामने रख दिया। शर्म और संकोच से गड़सी गई थी मैं। केवल उनका मन रखने के लिए मैंने अमेरिकन डायमंड्स का एक सेट उठा लिया। इस हादसे के बाद जब मैं इंदौर पहुंची तो लग रहा था जैसे 6 महीने की बीमारी भुगत कर आ रही हूँ। हर कोई मुझे देखकर सकते में आ गया था। ये ठीक बारात चढ़ने के वक्त नमूदार हुए। मन में इतना कुछ घुमड़ रहा था, मिलते ही आड़े हाथों लेना चाहती थी, पर इतने लोगों के बीच मौका ही नहीं मिला। लेकिन पहला वार इन्होंने ही किया। जरा सा एकांत मिलते ही बरस पड़े। तुम हर बार गहनों के लिए मम्मी को क्यों कोसती रहती हो? एज एफ शी हैज़ रॉब्ड यू। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर बार बार तकाजा करने का क्या मतलब है? शादी के लिए ना मांगूं? लेकिन तुम्हारे गहने मम्मी के पास नहीं हैं। फिर कहाँ हैं? देखो, मेरी एमएस हो जाने दो, मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा, पर मेहरबानी करके अब यह विषय घर में मत छेड़ना। मतलब मुझसे बिना पूछे मेरे गहने आपने ठिकाने लगा दिए और दोनों माँ बेटे मुझसे छिपाए रहे, इसीलिए आपकी मातुश्री मुंह में दही जमाए बैठी रहीं। श्रुति, माइंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज माई फुट, मैंने तमक कर कहा। और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कमबख्त रुलाई ही आ गई। मैं धुआंधार रोती ही चली गई। इतना तो मैं विदा के समय भी नहीं रोई थी। वह स्वाभाविक ही था। उस समय मन में भावी जीवन के रंगीन सपने थे, आशाएं थीं, और अब बच रही थी केवल हताशा। अपने घर में होते तो ये शायद मेरे रोने की उतनी परवाह नहीं करते, पर ससुराल में तो ये मेरी अनदेखी नहीं कर सकते थे। देर तक बैठे मुझे समझाते रहे, तुम तो डॉक्टर हो, गंवार औरतों की तरह गहनों के लिए रोती हो, जरा मेरी प्रैक्टिस जम जाने दो, तुम्हें सर से पांव तक सोने से लाद दूंगा। यह तो मेरा ईश्वर ही जानता था कि मैं सोने के चंद टुकड़ों के लिए नहीं रोई थी। गहने तो फिर भी बन सकते थे, पर मेरा विश्वास वह तो टूट गया था। उसे लौटाने का तो कोई उपाय ही नहीं था। मिसेस पारीक ने भी यही कहा था। जब मैं उनका सेट लौटाने गई तो बोली, श्रुति, अभी तुम बहुत छोटी हो,
शायद इसीलिए बहुत भावुक भी हो। थोड़ा प्रैक्टिकल होना सीखो। यूँ हर किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं। हर किसी पर? मैडम, वे मेरे पति हैं। रुपए पैसे के मामले में अपने जाए पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वे तो सास के जाए हैं। तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट है? सैलरी के लिए तो खोलना ही पड़ता है, लेकिन पासबुक मेरे पास नहीं है, यही ना? हाँ, पासबुक माँ जी की अलमारी में रहती है। इस घर का यही दस्तूर है। इसीलिए कहती हूँ कि इतनी भावुक मत बनो। यह भावुकता तुम्हें इतना असहाय और निरुपाय बना देगी कि पाई पाई के लिए तुम्हें दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। और उसी दिन उन्होंने मेरा एक और अकाउंट खुलवा दिया था। और तभी मुझे याद आया, डॉक्टर साहब आकर मुझे बधाई दे गए और मैंने मैडम के बारे में पूछा तक नहीं। क्या सोचा होगा उन्होंने? मैं अपने आप में इतना खो गई हूँ कि सामान्य शिष्टाचार भी याद नहीं रहा। अपनी बेवकूफ़ी का मातम मना रही थी कि मिस्टर एंड मिसेस पारिक आते दिखाई दिए। मैंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। माफ़ी तो मैं मांगने आया हूँ। पता है, शुभा ने मुझे इतनी डांट लगाई। मैं तुम्हारी प्री पीजी के बारे में भूल ही गया था। माय बेस्ट विशेस। आई नीड देम बैडली सर। इस झमेले में पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं पाई। ये झमेला बाद में भी तो हो सकता था। मैडम, ज्योतिषी ने यही मुहूर्त निकाला था। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ये भले ही गेट पर खड़े थे, पर आंखें शायद इधर ही लगी थीं। पारिक दंपत्ति के जाते ही ये खरामा खरामा चलकर मेरे पास आ खड़े हुए। यहाँ ऐसे अलग थलग क्यों खड़ी हो? वहाँ सब लोग पूछ रहे थे। सभी लोग बाहर बैठ जाएं तो कैसे चलेगा? इधर भी तो कोई होना चाहिए। और जिन्हें मिलना होता है वे यहाँ तक भी आ जाते हैं। हाँ, सो तो देख ही लिया। क्या कह रहे थे तुम्हारे फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड? बड़ी देर तक बातें हो रही थीं। घर आए मेहमान से बात तो करनी ही पड़ती है, शिष्टाचार का तकाजा है। और शिष्टाचार की यह परंपरा सिर्फ दूसरों के लिए है, क्यों? अब तक तो बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही थीं। मुझसे बात करते वक्त ही तुम्हारा मुंह सूज गया है। इसका कारण तो आप भी जानते हैं। उनका मूड एकदम उखड़ गया। बोले, वहाँ थोड़ी देर को मम्मी के पास खड़ी हो जाओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। अपनी नाराज़गी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन करना ज़रूरी नहीं है। मतलब यह कि गुस्सा सिर्फ डॉक्टर पारिक का नहीं था, मम्मी जी ने भी पट्टी पढ़ाई थी। तमाशा करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए चुपचाप इनके पीछे हो ली। बाहर मम्मी जी ने नया ही राग छेड़ा हुआ था। लोग तो दामाद को विलायत तक भेज देते हैं, यहाँ तो जो भी करना है अपने से ही करना है। इसके ससुराल वालों को बधाई तक देने की फुर्सत नहीं है। फिर से एक करारा वार करने की इच्छा हो रही थी, पर जब्त कर गई। लगता है यह जिंदगी वार करते और वार झेलते ही बीतेगी। मम्मी जी ने जो दिया वह तो ढिंढोरा पीट कर दिया, पर पापा का दान तो गुप्त ही रह गया। और उनकी लड़की जो इतने साल से देती आ रही थी, उसका तो कहीं किसी ने जिक्र तक नहीं किया। रही बधाई की बात, तो कीर्ति और देवेंद्र ने खूबसूरत कार्ड्स भेज दिए थे। पापा का तार आ गया था, बाकी यहाँ आने से कतराते थे। पापा के पास तो उम्र का सबब था। देवेंद्र तो साफ कहता है, दीदी तुम्हारी सास बोलती नहीं है, डंक मारती है। मैं तो दूर से ही नमस्कार करता हूँ। जैसा कि मुझे अंदेशा था, रात जमकर महाभारत हुआ। बिस्तर पर आते ही ये कसैले स्वर में बोले, आज पता चला कि तुम्हें अपने कैरियर की ज़्यादा फिक्र है, पति की अचीवमेंट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यही बात मैं भी तो कह सकती हूँ। मैंने बार बार चिरौरी की थी कि कोई दूसरी तारीख ले लीजिए, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, पर आप तो चाहते ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो। फालतू की बकवास मत करो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि यह तारीख मैंने नहीं, पंडित ने निकाली थी। डॉक्टर होकर आप ज्योतिष पर इतना विश्वास करते हैं? दुनिया करती है। और जो तुम इतना बवाल मचा रही हो, फॉर्म भरने से पहले किसी से पूछा था? और पीजी करने की इतनी जल्दी क्या थी? मेरी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश होने तक रुक नहीं सकती थी? मैं तो रुक जाऊंगी, पर मेरी उम्र तो नहीं रुकेगी ना। वह तो मुट्ठी में पड़ी रेत की तरह फिसलती ही जाएगी। तय तो यह हुआ था कि आपके लौटते ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। पूरे 1.5 साल तक मैंने प्रतीक्षा की। जब आपने बात नहीं उठाई तो मुझे ही पहल करनी पड़ी। वैसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे माहौल में मैंने तैयारी की है, मेरा निकलना तो असंभव ही है। और मान लो सेलेक्ट हो गई तो ये घर, ये बच्चे किसके भरोसे छोड़कर जाओगी? क्यों? आपकी गैर हाजिरी में यह सब मैंने संभाला था, अब आपकी बारी है। मतलब मैं काम धंधा छोड़कर अब तुम्हारे बच्चे पालूंगा? ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं, आपके भी हैं। फिर घर में मम्मी जी भी तो हैं। मम्मी की उम्र है यह सब करने की। मैं साफ कह देता हूँ, जब भी जाना हो बच्चों को इंदौर छोड़कर जाना। क्यों? क्या मेरे माँ बाप बूढ़े नहीं हैं? पिछले साल तक तो नहीं थे। कीर्ति जब बीएड कर रही थी तो पिंटू किसके पास था? पता है, कीर्ति हर महीने 1000 रुपये भेजती थी। आपका बूता है इतने से बच्चे के लिए 1000? यह तो सरासर लूट है। क्यों? बच्चे क्या मुफ्त में ही पल जाते हैं? 100 खर्चे होते हैं। उन्हें दूध चाहिए, ब्रेड बिस्किट चाहिए, फल फूल चाहिए, हारी बीमारी में डॉक्टर और दवा भी चाहिए। देखभाल के लिए एक आया की भी ज़रूरत होती है। मेरे पापा बेचारे रिटायर्ड आदमी हैं, इतना सब खर्च कहाँ से करेंगे? तो फिर रहने दो। बच्चों के बड़े होने तक तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इतने रुपए स्पेयर नहीं कर सकता। बच्चों का खर्च मैं उठा लूँगी। बस स्टडी लीव पर जाऊँगी तो सैलरी तो पूरी मिलेगी। फिर सिर्फ 2 साल की ही तो बात है। यानी कि तुम यह जताना चाहती हो कि जिस कोर्स में मैंने 4 साल लगा दिए वह तुम सिर्फ 2 साल में ही कर लोगी। अपनी बुद्धि पर बहुत नाज है ना तुम्हें? आपसे तो बात करना ही फिजूल है, मैंने कहा और बात को वहीं विराम दे दिया। सुबह उठी तो सिर बेहद भारी हो रहा था। एक तो रात देर तक बकझक होती रही, उसके बाद दोनों 2 विपरीत दिशाओं में मुंह करके लेटे रहे। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। सारी रात आंखों में काट दी। अजीब अजीब से ख्याल आते रहे। सचमुच अगर सिलेक्शन हो गया तो बच्चों का क्या होगा? वैसे तो मैंने इंदौर ही मांगा था, पर कहीं और जाना पड़ा तो खर्च कैसे पूरा होगा? घर से तो कुछ आशा करना ही व्यर्थ था। मिसेस पारीक की बात याद आती रही। जिद करके उन्होंने अलग से खाता तो खुलवा दिया था, पर उसमें 150 से ज़्यादा कभी डाल ही नहीं पाई। पासबुक हाथ में लेते हुए मम्मी जी बड़ी चौकस रहती थीं। मेरे वेतन का हिसाब उन्हें मुँह जवानी याद था। मेरे इंक्रीमेंट्स की खबर उन्हें मुझसे पहले लग जाती थी। मिसेस रुंगटा के यहाँ से मुझे जो मिलता था उस पर भी उनकी कड़ी नज़र होती थी। पहले तो फिर भी इधर उधर से कुछ आय हो जाती थी, पर जब से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी आमदनी का वह जरिया भी बंद हो गया था। अब शाम को इनके साथ बैठना पड़ता था। इन्होंने ईएनटी में स्पेशलाइजेशन किया था, पर पेशेंट्स तो इक्का दुक्का ही आते थे। अभी दूसरे डॉक्टरों में भी इतनी साख नहीं बनी थी कि ऑपरेशन के लिए बुलावे आते। सहारा जनरल पेशेंट्स का ही था। सिविल अस्पताल वाले मेरे सारे पेशेंट्स अब इधर आने लगे थे। डॉक्टर रोंगटा की ओपीडी भी अब वीरान रहने लगी थी। मेरा काम वहाँ अच्छा चल निकला था। डॉक्टर रोंगटा मुझे खुशी से 2,500-3 हज़ार तक दे देती थीं, पर यहाँ तो आमदनी के नाम पर शून्य था। जो कुछ भी मिलता इनकी जेब में चला जाता। मेरी सरकारी नौकरी की सारी तनख्वाह घर में खर्च हो रही थी। रिटायरमेंट के बाद मम्मी जी ने एकदम हाथ खींच लिया था। यद्यपि घर में शासन अब भी उन्हीं का चलता था। इनकी नई नई प्रैक्टिस थी, इसीलिए ये सारी उलझनों से बरी थे। मैंने कभी भी अपने आप को इतना असहाय नहीं पाया था। पूरा दिन मेरे सामने मुंह बाए खड़ा था और उसका सामना करने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। फिर पता नहीं एकाएक मुझे क्या हुआ। हॉल में आकर मैंने डॉक्टर रोंगटा का नंबर घुमा दिया। वे तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही बैठी थीं। मेरा प्रस्ताव सुनते ही बाग बाग हो गईं। इन्हें जब चाय देने गई तो एकदम पूछ बैठे, फ़ोन किसका था? रोंगटा का। मैंने ही लगाया था, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। डॉक्टर रोंगटा का नाम सुनते ही इनके माथे पर बल पड़ गए। इतनी सुबह क्या ज़रूरत पड़ गई? एक बात मन में उठी थी, सोचा कर ही डालूं। कौन सी बात? यही कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं फिर से नर्सिंग होम ज्वाइन कर लूँगी। कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वी नीड मनी बैडली, है ना? अगले साल मुझे बाहर जाना पड़ा तो हाथ में कुछ तो होना चाहिए ना? ना हो तो आप वाजपेयी जी की विनीता को कुछ दिनों के लिए बुला लीजिए। वह पूछ भी रही थी। पैसे की उसे खास फिक्र नहीं है, उसे तो अनुभव चाहिए। आपको भी एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। बहुत पैसा लगे तो कुछ परसेंटेज दे दीजिएगा। वे मुँह बाए मुझे देखते ही रह गए। और कोई दिन होता तो गुस्से में शायद झपट पड़ते,
पर आज निश्चल बैठे रहे। शायद समझ गए थे कि नदी ने तटबंध छोड़ दिया है, पानी सिर से ऊपर हो गया है, अब उसे बांधा नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मालती जोशी जी की यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।